नाज़रीन, दुनिया में खलबली मच चुकी है, खासकर यूरोप में, इसराइल में और बाकी जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। जब से अमेरिका ने यानी पिछले 24 घंटों से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियली ये पॉलिसी जब वो सामने आ चुकी है कि अमेरिका अब ग्लोबल रोल से शिफ्ट कर रहा है और अमेरिका नेटो से निकलने जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। वर्ल्ड वॉर 2 का जो सारा स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था वो नेटो ही था, और वो नेटो में सबसे बड़ी ताकत तो खुद अमेरिका ही थी, यानी अमेरिका ही नेटो था। तो अमेरिका उसमें से विड्रॉ करने जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट जो है वो उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। तो इस पॉलिसी ने सबको हिला के रख दिया है, खासकर जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। तो अब यूरोप जब इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, हर तरफ ऐसे यही डिबेट जारी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, यूरोप का क्या बनेगा, इसराइल का क्या बनेगा, बाकी अमेरिका के इत्तेहादियों का क्या बनेगा। और दुनिया में देखें, जब एक एम्पायर पीछे हट रहा है तो एक बड़ा पावर वैक्यूम तो पैदा होगा। तो उस बड़े पावर वैक्यूम को कौन कैसे फिल करेगा और उसके नताज क्या होंगे, ये बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है जो इस वक्त जारी है और जारी रहेगी आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों तक। अच्छा, अब इस वक्त जो है वो यूरोप रिस्पॉन्ड कर रहा है। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें हंगामी अंदाज में इकदाम उठाना होंगे यूरोप को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए। और अगर यूरोप ने एक पावर स्टेटस के साथ रहना है तो फिर उसको 2027 की जो डेडलाइन अमेरिका की जानिब से दी गई है उससे पहले पहले एक बड़ी मिलिट्री जो है वो तैयार करनी होगी और अपने आप को इंडिपेंडेंट करना होगा टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में और बाकी ऐसे इकदाम उठाने होंगे। इकोनॉमी को जब आगे लेकर बढ़ना होगा। तो यानी अब देखिए 26 में तो हम दाखिल हो रहे हैं और 27 की डेडलाइन है। एक साल क्या होता है, एक साल कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप अंदाजा करें दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली और नेटो का कोलैप्स होना और सिर्फ एक साल की डेडलाइन। तो हंगामी नौयत के ऊपर यूरोप को और अमेरिका के बाकी इत्तेहादियों को फैसले करने हैं। और अब देखिए, अब यूरोप को लेन देन करना पड़ेगा। ये जो ऑलरेडी यूरोपियंस टर्की के पास आ रहे थे, यही तो था पीछे वजह कि पहले अमेरिका उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, अमेरिका उनको वेपन्स दे रहा था और एक ही पॉलिसी थी अमेरिका और यूरोप की। अब उनको अपने टेक्नोलॉजी बनानी है, अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, तो उसके लिए बाकी दुनिया से अब लेन देन करना है। तो उसके लिए कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको टर्की में नजर आती है। उन्होंने वो जेट्स दे दिए जिस पर इजराइल खुश नहीं है और इवन यूरोपीय यूनियन का मेंबर यूनान भी खुश नहीं है, फिर भी यूरोप की बड़ी ताकतों को टर्की को ये जेट्स देना पड़े हैं। तो वजह क्या है? वजह पीछे यही है। तो अच्छा, इसी दरमियान जो रीजन है वो नाज़रीन बड़ा पावरफुल स्टांस के साथ इजराइल के हवाले से सामने आ रहा है। कतर ने बड़ा पावरफुल अंदाज के अंदर ये कहा है कि गजा का सीज फायर इनकम्प्लीट है जब तक इजराइल विड्रॉ नहीं करता। इजराइल जो है वो गजा से विड्रॉ करे, ये उनकी बड़ी पावरफुल स्टांस जो है सामने आ रहा है। मिस्र ने के साथ जो है वो अरब और ओआईसी कंट्रीज ने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि ये जो इजराइल रफा क्रॉसिंग की जो नई पॉलिसी लेकर आया है और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना चाहता है, ये किसी सूरत हम नहीं होने देंगे और हम पूरी तरह से मिस्र के साथ खड़े हैं। मिस्र ने कहा है कि फौरी तौर पर गजा में इंटरनेशनल फोर्सेज, जिसमें मिस्र की फोर्सेज होंगे, जिसमें टर्की की फोर्सेज होंगी, जिसमें इंडोनेशिया की फोर्सेज होंगी, ये सारी जो है वो गजा में डिप्लॉय की जाएं, क्योंकि इजराइल जो है वो सीज फायर को वायलेट कर रहा है और इजराइल यहां से विड्रॉ करे और ये फोर्सेज वहां पर डिप्लॉय की जाएं ताकि ये जो बमबारी है इसको रोका जा सके। सऊदी अरेबिया की जानिब से वार्निंग आई है और सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि मिडिल ईस्ट के लिए एक ही सोल्यूशन है और वो है फलस्तीनी रियासत। इसके अलावा कोई सोल्यूशन जो है वो काबिल अमल नहीं है। और ये बात अगर आप देखें तो चाइना, रशिया और बाकी थिंक टैंक्स जो है वो ये कर रहे हैं। अच्छा, अल शरा जो है वो पहली बार बड़े बोल्ड अंदाज के अंदर जब वो इजराइल के हवाले से सामने आए हैं। अब ये पता नहीं अचानक कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां कैसे हो रही हैं। अल शरा ने पहली बार गजा में जो इजराइल ने मैसेकर किया है उसका तज़किरा कर दिया है। अल शरा ने कहा है कि इजराइल की जो डिफीट है और जो उसने डिस्ट्रक्शन की है गजा में और उसके बावजूद उसको डिफीट हुई है, तो उसको वो कवर अप करने के लिए कभी इधर जंग छेड़ रहा है, कभी उधर जंग छेड़ रहा है। अल शरा ने कहा कि हमारे साथ इनका कोई मसला नहीं है, सिर्फ मसला यह है कि गजा में जो इन्होंने मैसेकर किया है, गजा में जो इन्होंने डिस्ट्रक्शन की है और उसके बावजूद इनको डिफीट हुई है, अब उससे तवज्जो हटाने के लिए ये कभी लेबनान पर चढ़ दौड़ रहे हैं, कभी शाम के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। और इसी दरमियान अल शरा की और जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर उनकी भी मुलाकात हुई है और मिस्र और कतर और टर्की जो तीनों गारंटर्स हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई है। बड़ी तेजी के साथ ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस्तांबुल में जो है वो फलस्तीनी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें खालिद मिशाल जो है उन्होंने स्पीच की है। खालिद मिशाल जो है, जो सितंबर में कतर पर अटैक हुआ था, उसमें खालिद मिशाल को भी असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी और इससे पहले कई बार इजराइल जो है खालिद मिशाल को असैसिनेट करने की कोशिश कर चुका है। तो खालिद मिशाल जो सितंबर के हमले के बाद पहली बार सामने आए हैं और उन्होंने वहां पर स्पीच किया और उन्होंने अरब और ओआईसी वर्ल्ड को जब मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि किसी सूरत इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है वो सबको लेना चाहिए। तो अब देखिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट, यानी जो तमाम चीजें हैं वो इजराइल के खिलाफ इस वक्त होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तमाम बड़ी डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने अमेरिकन एम्बेसडर टू नेटो जो है उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है मिडिल ईस्ट के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि इस वक्त जो भी आगे दुनिया में नाज़रीन होगा वो ये जो अमेरिका की नई पॉलिसी आई है इससे लिंक होकर होगा। यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट में पीछे हट रहा है
तो गल्फ ईरान के करीब हो रहा है, गल्फ मिसाल के तौर पर रशिया के करीब हो रहा है। मतलब इस तनाजुर में मुल्कों ने अपने फैसले करने हैं कि अब अमेरिका जा रहा है, अमेरिका की पकड़ कमजोर हो रही है, तो अब क्या करना है, इस तनाजुर में सब कुछ होगा। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, अमेरिकन एम्बेसडर टू नेटो मिडिल ईस्ट के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में अपने इत्तेहादियों पर जो है वो डिपेंड करेगा, कतर बाकी मुल्कों के ऊपर, बराह रास्त यहां पर मौजूद नहीं होगा। यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर ये जो हम रूटीन में यहां पर डिप्लॉय कर रहे थे वो अब नहीं होंगे। जो भी फैसले हैं एक तो रीजन कंट्रीज करेंगे और बाकी हम इन पर डिपेंड कर रहे होंगे जो भी मामलात को आगे लेकर चलना है। ये अल्फाज सुनिए, ये तारीखी अल्फाज हैं, हम इस वक्त तारीखी लम्हा से गुजर रहे हैं। कैन नॉट बी वर्ल्ड पुलिसमैन, अमेरिका जो है वो दुनिया का पुलिसमैन नहीं हो सकता है। अच्छा, अमेरिका जो है वो पिछली कई दहाइयों से दुनिया का पुलिसमैन ही बना हुआ है, खासकर सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद तो एंड ऑफ द हिस्ट्री उन्होंने लिख दिया ना। और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद तो उन्होंने खुद रशिया को भी नहीं छोड़ा, रशिया के ऊपर भी वो पुलिसमैन थे, उनके तमाम बॉर्डर्स के ऊपर नेटो को एक्सपैंड कर रहे थे। तो ये जो इजराइल जो कुछ कर रहा था, ये अमेरिका का ये जो रोल है एज अ पुलिसमैन, यानी वो थानेदार है, उसने हर जगह मुदाखलत करनी है, उसने हर किसी को डिक्टेट करना है, हर किसी की पॉलिसी वो बनाएगा, हर किसी को अपने सामने सब्जुगेट करवाना है। ये वो पुलिसमैन रोल था और यही चल रहा था पिछली कई दहाइयों से। तो आज अमेरिका क्या कह रहा है, हम पुलिसमैन नहीं हो सकते, यानी ये तारीखी अल्फाज है। और अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम पुलिसमैन नहीं हो सकते, तो इजराइल भी पुलिसमैन रीजन का नहीं हो सकता। ये बात तो तय है, क्योंकि अमेरिका ही की मदद से जो कुछ था इजराइल कर रहा था। सो ट्रंप की जो नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उसने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी नहीं है। और एम्बेसडर ने कहा कि हम हर वक्त जो है वो हर जगह डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं और हम ज्यादा डिपेंड कर रहे होंगे रीजनल एलाइज के ऊपर, खासकर कतर का उन्होंने नाम लिया है। कतर हमारा सबसे बेहतरीन इत्तेहादी है और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है कि हम हर जगह पर डिप्लॉय कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट में जा बजा वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर हम डिप्लॉय करके रखें, यह पॉसिबल नहीं है। ये तारीखी अल्फाज हैं जो उन्होंने बात की मिडिल ईस्ट के हवाले से। अच्छा, इसी दरमियान उन्होंने कहा कि यूएस एम्बेसडर टू नेटो, वी आर क्लोज देन एवर टू द पीस इन यूक्रेन। यूक्रेन में हम बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा करीब हैं इस वक्त जंगबंदी के हवाले से। तो ये जंग छेड़ी ही अमेरिका ने थी और इस जंग का छिड़ना जो है 90s से शुरू होता है, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है और रशिया को अमेरिका नेटो ये कमिटमेंट देता है कि रशियन बॉर्डर्स की तरफ जब वो नेटो को एक्सपैंड नहीं किया जाएगा। हालांकि देखें तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद कोई जरूरत भी नहीं थी नेटो को एक्सपैंड करने की, क्योंकि जो नेटो है वो बना इसलिए था कि दो ब्लॉक थे ना, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था, एक इनका था, तो वो आपस में लड़ रहे थे। तो जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो बराबर की तो कोई ताकत बची नहीं थी। उस वक्त भी नेटो सबसे पावरफुल था, तो नेटो को मजीद एक्सपैंड करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक घमंड के अंदर किया गया, सिर्फ एक घमंड था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और फिर देखिए 2022 में पुतिन ने इतनी बड़ी जंग छेड़ी और आज आप देखिए वो कैसे मतलब बिखर रहे हैं। देखिए ना, ये इजराइल के साथ होना है, एक मुसलसल घमंडी पॉलिसी जो नेटो के साथ हो रहा है, बिला वजह एक्सपैंड करते चले गए। और आखिर में फिर पुतिन ने कहा कि अब हम फैसला कुन जंग नेटो से लड़ेंगे। अब रशिया का सर्वाइवल दांव पर लग चुका है, ऐसे उन्होंने जंग का आगाज किया। और अब कितने बड़े फातेह के तौर पर रशिया और उसके इत्तेहादी सामने आ रहे हैं कि नेटो बिखर रहा है। अमेरिका क्यों मजबूर हुआ है नेटो से निकलने के लिए, ठीक है ना? यही अमेरिका है जो मुआहिदों की बारहा खिलाफ वर्जी करते हुए रशिया के खिलाफ नेटो को एक्सपैंड कर रहा था। और यह भी बात चल रही थी कि एशिया नेटो बनेगा, जापान में उसका ऑफिस होगा। फिर दरमियान में यह भी बात चली कि जॉर्डन में नेटो का ऑफिस खोला जाएगा। तो वो तो किधर रह गया एशिया वाला, वो उधर वाला जो है वो भी कोलैप्स हो रहा है। तो यूरोप में अब खलबली है इटली के प्राइम मिनिस्टर का। अब हर मुल्क जो है, हर रीजन जो है इस पॉलिसी पर रिस्पॉन्ड कर रहा है कि वो क्या करेंगे। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यूरोप मस्ट डिफेंड इटसेल्फ टू अचीव पावर स्टेटस। हमें अगर दुनिया में एक ऐसी पावर के तौर पर रहना है कि जो फैसले कर सके, ये नहीं कि दुनिया के फैसले हमारे ऊपर इंपोज हो। अगर हमने एक स्टेटस के साथ दुनिया में जिंदा रहना है तो हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा। और उन्होंने कहा कि हमें ऑटोनोमस डिफेंस कैपेबिलिटीज जब हासिल करना होगी, इसके जरिए हम आजादाना फैसले भी कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल कॉस्ट तो बहुत आने वाली है, लेकिन अब हमें यह करना होगा, क्योंकि अगर हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते तो फिर मसला हो जाएगा, फिर हम इंडिपेंडेंट अपने फैसले नहीं कर सकेंगे। और अमेरिका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो डिफेंस की उसने ली थी वो पीछे हट रहा है। तो हमें वो फाइनेंशियल कॉस्ट और सारी चीजें उठाना पड़ेंगी। शार्प डिपार्चर हो रहा है, बड़ी तेजी के साथ डिपार्चर हो रहा है। किस चीज का? पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिक्योरिटी अरेंजमेंट अंडर विच वॉशिंगटन गारंटीड यूरोपियन प्रोटेक्शन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना, उसका मुकम्मल डिपार्चर बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। तो देखिए, यूरोप जो है वो 500 साल से दुनिया पर अपने फैसले इंपोज कर रहा है। तो यूरोप को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि जब आप इस पोजीशन में होते हैं कि दुनिया आप पर फैसले इंपोज करती है तो कैसा लगता है। मतलब यूरोपियंस इक्तदार में है ना, दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं कई 100 साल से।
तो अफ्रीका गुलामी में है, एशिया गुलामी में है, बाकी गुलामी में है, उन पर तो फैसले इंपोज हुए हैं। ये जो सुवरेनिटी है ये अफ्रीका और एशिया के मुल्कों के लिए थोड़ी है। ये जो सुवरेनिटी का लफ्ज है ये अमेरिका के लिए है, ये यूरोपियंस के लिए है, ये बाकी मुल्कों के लिए कोई सुवरेनिटी नहीं होती, ये बस कागजी होती है। समझ रहे हैं? तो यूरोप को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम उस पोजीशन में चले गए कि हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है, हम इकोनॉमी में आगे नहीं है, हम मिलिट्री में आगे नहीं है, तो हम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। और इसका मतलब क्या होगा वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि 500 साल से वो यही करते आए हैं, दुनिया भर अपने फैसले इंपोज करते आए हैं। अभी पिछली सेंचुरी में वो चाइना के साथ क्या कर रहे थे, तो अब चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैक्रोन वहां पर पहुंचे हुए, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए, मिनरल्स का कंट्रोल चाइना के पास है। तो अगर चाइना कुछ मनवाएगा यूरोप से तो फिर यूरोप अफोर्ड तो नहीं ना कर सकता, तो अब वो कह रहे हैं अपने पांव पर तेजी से खड़ा होना होगा। अमेरिका जो बिल्कुल पीछे हट गया। अच्छा, खुद अमेरिका के लिए पॉलिसी कैसी है ये भी तो डिबेट है ना भाई, अमेरिका के लिए इसके क्या नतीजे होंगे, तो वो वक्त साबित करेगा। लेकिन असल बात नाज़रीन ये नहीं है, असल बात यह है कि अमेरिका अच्छा नतीजा निकलेगा या बुरा नतीजा निकलेगा। असल बात यह है कि वो अब इस अरेंजमेंट को चला नहीं सकते, वो ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं, वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज को। असल बात जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो नतीजा अच्छा क्या और बुरा क्या। अब उन्होंने पीछे हटना है, रिवर्स गियर लगाना है। वो जैसे एक्सपैंड करते चले जा रहे थे, करते चले, अब रिवर्स गियर लगाना है, वो लगाना मजबूरी है। अब नतीजा अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा, यानी अमेरिका अपने आपको लिमिट कर रहा है और लिमिट करना मजबूरी है। तो अच्छा बुरा नतीजा तो बाद में पता चलता रहेगा। और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि ये एक मेजर शिफ्ट है अमेरिकन पॉलिसी के अंदर। और अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर चूंकि 35 पेजेस का है, ट्रंप ने यह भी लिखा है कि सिविलाइजेशन इरोयर हो सकता है यूरोप का, सिविलाइजेशन मिट रही है यूरोप की ड्यू टू माइग्रेशन, यानी जो वैल्यूज थी यूरोप की वो खत्म हो रही है, सिविलाइजेशन इरोयर हो रहा है यूरोप का। तो ये बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने लिखा कि यूरोप मिट रहा है। और इस पर यूरोपियन नुमाइंदों ने कहा कि हमें बड़े पावरफुल अंदाज के अंदर जब वो खड़ा होना होगा। बाकी अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अच्छा, अब वेटिकन से क्या स्टेटमेंट जारी हुई है? पोप लियो वोस वेटिकन विल नॉट स्टे साइलेंट ऑन ग्लोबल इश्यूज। देखें, ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के ऊपर वेटिकन खामोश नहीं होगा। आज पोप की स्टेटमेंट आई है। 13 एम्बेसडर जिन्होंने न्यूली अपॉइंट हुए हैं, जो सेंट्रल एशिया से हैं, अफ्रीका से हैं, यूरोप में हैं, पैसिफिक में हैं, उनको पोप ने एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मॉरल कोलैप्स हम दुनिया में देख रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स के अब्यूज देख रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देख रहे हैं, वेटिकन उस पर खामोश नहीं होगा। पोप की स्टेटमेंट, और पोप ने बहुत स्ट्रांग पोजीशन फलस्तीन के लिए ले रखी है। यही बात हम आपको कर रहे थे कि दुनिया में मतलब पोप है ना, एक इंस्टीट्यूशन है, एक मोरालिटी का मरकज है, उसने एक पोजीशन ले रखी है कि इजराइल और फलस्तीन के तनाजे में राइट कौन है? फलस्तीन है। अच्छा, वो जो राइट है उसकी बात अब मानी नहीं जा रही, लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि सही है और गलत यह है। तो जो ही वक्त बदलेगा, जैसे बदल रहा है, ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, तो होगा वही जो सही है। इवल फोर्सेस है ना दुनिया में इमर्ज करती हैं, दुनिया को यरगमात बना लेती हैं। तो जैसे गुलान हाइट्स पर दुनिया ने पोजीशन ली हुई है, बावजूद इसके कि अमेरिका ने उसको कहा कि ये इजराइल का हिस्सा है। एक दुनिया कहती है कि वो सीरिया ही का हिस्सा है। तो ठीक है, अमेरिका की एक ताकत थी, खामोश थे सब, लेकिन सब इस बात को बार बार रिमाइंड करवा रहे थे और इसमें पोजीशन लेकर बैठे। जैसे आलमी अदालत नेतन्याहू के हवाले से पोजीशन लेकर बैठी हुई है कि ये वॉर क्रिमिनल है। तो ये जो ही ताकत तब्दील होती है, फिर वो फैसले इंप्लीमेंट होते हैं। अच्छा, अब यहां पर कतर, टर्की और मिस्र, इन तीनों चुके गारंटर्स हैं, तीनों की मुलाकात हुई है, तीनों की स्टेटमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि गजा का जो सीज फायर है वो इनकम्प्लीट है अगर इसराइल का जब तक मुकम्मल विड्रॉल नहीं होता। बड़े पावरफुल स्टांस के साथ वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि गजा का जो सीज फायर है वो बड़े क्रिटिकल मोड के ऊपर पहुंच चुका है। और कतर के प्राइम मिनिस्टर की, यानी जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी है, उनकी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है, हाई लेवल एंगेजमेंट उनकी हुई है, गजा और रीजनल इश्यूज इस पर डिस्कस हुए हैं। अच्छा, टर्की ने कहा कि हम गजा के लिए हर हद तक जाएंगे और मुकम्मल तौर पर फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। मिस्र ने कहा कि इंटरनेशनल फोर्सेज जो वो जल्द अज जल्द वहां पर डिप्लॉय होनी चाहिए, क्योंकि इसराइल जो वो सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कहा कि ये इसराइल है जो सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, लेकिन इल्जाम दूसरों पर लगाता है, इल्जाम फलस्तीनियों पर लगाता है। और उन्होंने कहा कि गजा और वेस्ट बैंक दोनों फलस्तीनी रियासत का इंटेग्रल पार्ट हैं, इन दोनों के अंदर सेपरेशन करना हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करते और ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसको हम किसी सूरत जब वो नहीं मानेंगे। और मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए और खुद इसराइल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि वो फलस्तीनी रियासत जब वो बनाए। दिस इज द ओनली गेम इन द टाउन, अ पार्ट ऑफ दैट ऑल विल बी टेम्परेरी सोल्यूशन। फलस्तीनी रियासत जब तक नहीं बनती, आप जो मर्जी कर ले, वो टेम्परेरी सोल्यूशन होगा। द ओनली गेम इन द टाउन, एक ही रास्ता जो है वो ये है, फलस्तीनी रियासत जब बनाई जाए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जो रफा के हवाले से ये नई पॉलिसी लेकर आए कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी रेड लाइन है और किसी सूरत फलस्तीनियों को डिस्प्लेस नहीं होने देंगे। इस पर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, टर्की,
अरब ममालिक, इन सब की ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी हुई है और उन्होंने इजराइल की इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया है जिसमें वो वन वे अंदाज में फलस्तीनियों को अलाउ कर रहे हैं कि वो निकल जाएं गजा से, लेकिन वापस आना अलाउ नहीं कर रहे हैं, यानी डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इस पर ये ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी हुई है। सऊदी अरेबिया ने वार्न किया है। सऊदी ऑफिशियल्स वार्न अगेंस्ट लूजिंग साइट ऑन द कोर ऑफ पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। सऊदी अरेबिया में यही बात कर दिया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम ये वाली फिल्म पहले भी बहुत बार देख चुके हैं कि गजा में जुल्म हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी आई, अल्टीमेटली हुआ कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम फलस्तीनियों के लिए उनके सियासी और दूसरे हुकूक उनको नहीं देते और एक फलस्तीनी रियासत नहीं बनाते, किसी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। इवन इसराइल भी फिर महफूज नहीं होगा और इवन रीजन भी फिर महफूज नहीं होगा और एट लार्ज दुनिया भी महफूज नहीं होगी। ये सऊदिया का स्टांस आज सामने आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर दोहा फोरम समिट भी हो रहा है जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल यूरोप से, ओआईसी से, बाकी दुनिया से पहुंचे हुए हैं, जिसमें स्पेन, नॉर्वे, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे और मिडिल ईस्ट के नुमाइंदे, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे दोहा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। कतरी अमीर मीट्स लेबनीज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, सोमालिया, मैरिजुआना, गाना। ठीक है ना, अफ्रीका के नुमाइंदे हैं, सीरिया के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा समिट जो इस वक्त दोहा में जारी है। अल-शरा का सबसे बोल्ड स्टांस इजराइल के हवाले सामने आया है। वही अल-शरा जिन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और ईरान हमारा कॉमन एनिमी है। आज क्या कह रहे हैं? सीरियाज अल-शरा सेज, अल जजीरा लिख रहा है, इजराइल एक्सपोर्ट क्राइसिस टू अदर कंट्रीज। ये इजराइल है जो क्राइसिस को असल में क्रिएट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे मुल्कों में, ये फसाद फैला रहा है अल-शरा। इजराइल जो है वो रीजनल जो टेंशंस हैं, कशीदगी है, उसको बढ़ा रहा है। और असल बात यह है कि जो कुछ इसने गजा में किया है, जो हॉरिफाइंग मैसेकर इसने गजा में किया है, उससे तवज्जो हटाने के लिए और इजरायली जो है वो क्राइसिस को और थ्रेट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी खुद बैठे बता देते हैं कि इन्हें सीरिया से खतरा है, इन्हें लेबनान से खतरा है, इन्हें फलाह से खतरा, खुद बता देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ वजह क्या है? ताकि इधर उधर क्राइसिस पैदा कर सके, अटेंशन डाइवर्ट कर सके। जो गजा में इन्होंने मैसेकर किए हैं और उसके बावजूद इनको कामयाबी नहीं मिली, तो ये तवज्जो हटाना चाहते हैं। इजराइल इज मैनेजिंग इट्स क्राइसिस इन द रीजन, ऑफन एक्सपोर्ट क्राइसिस टू द अदर कंट्रीज। ये इजराइल है जो रीजन में एक फसाद बर्पा कर रहा है, ये अल-शरा के अल्फाज है। और उन्होंने कहा कि इजरायली जो है वो हर वक्त जस्टिफिकेशंस ला रहे होते हैं अपनी मिलिट्री अग्रेशन को एक्सपैंड करने के लिए। इधर हमला करना है तो उसकी जस्टिफिकेशन है, लेबनान पर हमला करना है, दे जस्टिफाई एवरीथिंग। अल-शरा हर एक चीज को इजराइल जस्टिफाई करता है यूजिंग देयर सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। और फिर उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो गुलान हाइट्स में जो पुराना अकॉर्ड है 1974 का, उसके मुताबिक पीछे हट जाए। और उन्होंने कहा कि हम पावरफुल रीजनल प्लेयर्स के साथ राब्ते में हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ राब्ते में, ताकि इजराइल को पीछे धकेला जाए, यानी रशिया के साथ राब्ते में है। और 8 दिसंबर बशार अल-असद का जब फॉल हुआ है, उसके बाद इजराइल जो आगे आया है, वो सारा इलाका छोड़कर इजराइल पीछे निकले। और उन्होंने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, अल-शरा ने कहा कि ये जो इजराइल बार बार बफर जोन की बात कर रहा है कि हमें खतरा है, हमें खतरा है, बफर जोन हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि हमला तो इजराइल कर रहा है सीरिया पर, तो ये तो हम हैं जिन्हें असल में बफर जोन चाहिए। ये तो असल में हम हैं जिन्हें बफर जोन चाहिए, क्योंकि हमला तो हमारे ऊपर हो रहा है। तो यानी उन्होंने खूब रगड़ा है इस वक्त इजराइल को। तो उधर टॉम बैरक कह रहे हैं कि हमने ईरान पर हमला किया, दो मरतबा रिजीम चेंज की कोशिश की, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और अब ईरान रीजन ये आपस में फैसले करें, हम इसमें नहीं है। आज अल-शरा कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो मैसेकर वहां पर कर रहा है और उधर शिकस्त खा चुका है, और इधर हमारे ऊपर सिर्फ एक क्राइसिस जो क्रिएट, फसाद फैला रहा है रीजन में। और फिर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर की अल-शरा के साथ मुलाकात हुई है। अच्छा, यहां पर बड़ी कोशिश की गई कि सीरिया और लेबनान का भी फटा हो जाए, सीरिया और इराक का भी फटा हो जाए। आपको याद है, यही जो टॉम बैरक हैं, इन्होंने लेबनान को धमकी लगाई थी कि हम ग्रेटर सीरिया बना देंगे, यानी लेबनान जो है ये सीरिया का हिस्सा हम बना देंगे, ग्रेटर सीरिया बना देंगे। ये भी धमकी टॉम बैरक लगा चुके हैं, जो अब बड़े अचानक से तब्दील हो गए और बड़ी अमन की बातें करने लगे। ये अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, ये धमकी ग्रेटर सीरिया की भी दे चुके हैं टॉम बैरक। तो यानी लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जाकर अल-शरा से मिल रहे हैं, ये भी अच्छी डेवलपमेंट है। तो इसके अलावा स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उन्होंने कहा कि जो हमने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है, ये जस्टिस है और प्योर ह्यूमैनिटी है। ये बिल्कुल असल में हमने इंसानियत की बात की फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करके। नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ट्रंप का जो गजा प्लान है, इसमें इजराइल जो है वो स्टॉल कर रहा है पीस प्रोसेस को, यानी वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और सिचुएशन चूंकि वेग है तो अपनी फेवर में चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हमें वहां पर इंटरनेशनल फोर्सेस लानी चाहिए और इंस्टीट्यूशन खड़े करने चाहिए ताकि इस चीज को जब रोका जा सके। खालिद मिशाल ने वहां पर जब स्पीच की। अच्छा, बिल गेट्स भी यहां पर पहुंचे हुए थे, और काजा कैलाश जो कि यूरोपीय यूनियन की टॉप डिप्लोमेट है, वो भी दोहा में मौजूद है, और बिल गेट्स भी मौजूद है। खालिद मिशाल ने कहा, नो नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। मिशाल सेज एट इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस, रेजिस्टेंस ही ओनली वे है इजराइल के साथ निपटने का, और रेजिस्टेंस हम जारी रखेंगे। अरब और जो इस्लामिक नेशंस हैं
वो मजबूती के साथ इस पॉलिसी को रिजेक्ट करें जो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी है, जब तक फिलिस्तीनियों को उनके राइट्स नहीं मिल जाते, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस जो है ये इसको हम किस सूरत छोड़ने वाले नहीं है। तो ये जनाब अली इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट है, दुनिया तेजी के साथ तब्दील हो रही है दरमियान में। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ओवरनाइट इसराइल के साथ अमेरिका अलायंस खत्म कर रहा है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसराइल अपने एडवेंचर से पीछे हट जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया में जंगें खत्म हो रही हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसराइल जिसके सर पर बदमाशी कर रहा था वो खुद अपना सोच रहा है और वो खुद अपने आप को लिमिट कर रहा है। तो इसराइल जो भी एडवेंचर करेगा, ना पहले उसको कोई नताज हासिल हुए हैं ना अब होंगे, और अब का जो इसका एडवेंचर होगा ये इसको मजीद डैमेज करेगा। तो एक नई दुनिया मर्ज बहरहाल हमारे सामने कर रही है। ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय से आगाह करें, इजाजत दीजिए। अल्लाह।